नमस्कार सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। पार्ट 2 हम कर चुके हैं। शैक्षिक मैनेजमेंट की पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की बात चल रही थी। 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अंतिम पार्ट हमारा जो शेष बचा है उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो प्रश्न क्या दे रखा है? सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत के संविधान में संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया। सबसे पहले देखिए, हमने पढ़ा था SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये 2000 में बना और राजस्थान में ये 2001 से लागू हुआ था। ठीक है। उसके बाद में रमशा 2009 में, ये 2009 में, और उसके बाद इसको क्या कर दिया गया? शमशा कर दिया गया 2018-19 में। अब देखिए इसके अंदर क्या किया गया? संशोधन किया गया था और एक संविधान का अनुच्छेद संशोधन, कौन सा संशोधन था? वो संशोधन था 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और ये 21 से कै के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया गया था? अनिवार्य कर दिया गया था 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और ये एक ध्यान करना, इसको एक क्या बना दिया गया था? मौलिक अधिकार। क्या प्रदान किया गया था इसको? एक मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 145 भाग 4 के तहत इसको मौलिक अधिकार, 11वां मौलिक अधिकार है वो, इसको बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है हमारा, उसका उद्देश्य पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा की बात चल रही है, इसके कौन से उद्देश्य नहीं है? अब देखो, लैंगिक दूरियों को कम करना, आर्थिक नियोजन एवं बाधाओं को दूर करना, 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारणा, उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच 2017 तक। तो देखिए, जब हम बात करते हैं रमसा की 2009 की, इसके उद्देश्य था लिंग संबंधी, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता संबंधी जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को क्या करना? दूर करना, यानी कि बाधाओं का निराकरण इसका मुख्य था। बाधाओं का निराकरण। और बाधाएं कौन कौन सी हो सकती है? लिंग संबंधी हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, अपने सामाजिक हो सकती है, विकलांगता से संबंधित हो सकती थी। दूसरा, शिक्षा की गुणात्मकता में सुधार। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की गुणात्मकता क्या करना? सुधार करना। जो शिक्षा प्रणाली है उसमें नवाचार करना, उसमें गुणात्मकता सुधार करना, और वो भी कौन सी? माध्यमिक स्तर तक की। निर्धारित जो लक्ष्य थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति 2020 तक। लक्ष्य प्राप्ति कब तक रखी गई थी? लक्ष्य प्राप्ति रखी गई थी वो 2020 तक थी। तो अपना डी नंबर ऑप्शन है वो इसका नहीं होगा। स्तर की पहुंच 2017 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अपना डी नंबर आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बस्ती की 5, एक और इसने क्या रखा था कि जो भी आपका जो स्थानीय स्तर है उसमें 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में, इनकी 2 मुख्य बातें और ध्यान रखना है। 5 से 7 जो किलोमीटर है कोई गांव, उसके नजदीक 5-7 किलोमीटर के अंदर क्या होना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय है वहां पर अब इसने क्या कर दिया? माध्यमिक विद्यालय की स्थापना। यानी गांव के दूरी, ऐसे गांव 2-3 गांव हैं जिनकी बीच की दूरी 5 से 7 किलोमीटर है, जहां प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं या उस प्राथमिक विद्यालय है, वहां माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना। ये इसका एक तो मुख्य है। एक चीज इनकी विशेष ये थी कि 5 साल के लगभग भीतर तक, यानी 75% नामांकन उपस्थित करवाना। विद्यालय के अंदर कितना नामांकन? 75% नामांकन है, उसको उपलब्धता का इन्होंने अपना महत्वपूर्ण माना था। तो ये इनकी मुख्य बातें थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है सार्वभौमिक साक्षरता, सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की जब हम बात करते हैं, SSA 2009 की जब हम बात करते हैं कि SSA 2009 है, उसकी जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत है वो 16 नवंबर 2000 को हुई थी।
शुरुआत है 16 नवंबर 2000 सर्व शिक्षा अभियान बना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का उनका उद्देश्य था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो सबके लिए हमारे हो। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और जो क्या है, उपलब्ध कराना था, प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्ति, यानी ऐसा कोई स्थान न हो, सभी के लिए क्या हो, पहले से 5वीं या 8वीं तक की जो शिक्षा है उसकी उपलब्धि हो, इसके लिए क्या बनाया गया था? समसा बनाया गया था। फिर उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या बना दिया गया? रमसा। फिर उच्चतर माध्यमिक के लिए क्या बना दिया गया? समसा को परिवर्तित कर दिया गया था। तो इनका मुख्य लक्ष्य था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान की बात है चल रही है। SSA सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये देखना, इसकी शुरुआत SSA की मैंने कहा था, SSA की शुरुआत है वो 2000 में मानी जाती है और लागू इसको क्या है 2001 में किया गया था, संचालित हुआ था। और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है? 2001 दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी सही माना जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? 2001 वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान तल प्रदान बोटअप उपागम का उपयोग इसलिए करता है। यह भी सर्व शिक्षा से संबंधित है कि एक उपागम है जिसको हम एक तल प्रदान या बॉटम अप कहते हैं। बॉटम अप की बात हो रही है। यह क्या करा है? क्योंकि यह नियोजन टीम को समस्याओं से अवगत कराता है यद्यपि उनके समाधान में सहायता नहीं करता। दूसरा, क्योंकि यह साधारण व्यक्तियों के स्तर में वास्तविकता को दर्शाता है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों को है जो इनमें सम्मिलित है, समस्या की जानकारी देता है और उसके समाधान में सहायक है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों में है जो इनमें सम्मिलित है, अपनत्व की भावना पैदा करता है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान का तात्पर्य क्या था? उनका एक सर्व शिक्षा अभियान तल यानी टॉप अप प्रदान उपागम का अर्थ है, उनका उद्देश्य यह था कि क्या किया जाए? साधारण व्यक्तियों को वास्तविकता दी जाए, यानी साधारण व्यक्तियों के स्तर पर वास्तविकता को दर्शाने वाला था वो सर्व शिक्षा अभियान था। दूसरा, क्योंकि यह उन व्यक्तियों को सम्मिलित करता है जिनकी समस्या की जानकारी देता है और उनके समस्या समाधान में भी क्या होता है? ये सहायक होता है। और व्यक्तियों जो इनमें सम्मिलित है उनमें अपनत्व की भावनाओं को भी ये क्या करता है? विकसित करता है। लेकिन क्या नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये समस्याओं से अवगत कराता है लेकिन समाधान नहीं करता। नहीं, ये समस्याओं को अवगत कराने के बाद उनका समाधान करता है। तो A नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं कार्यक्षम परिषद और अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय। देखिए एक ऐसा विशेष उद्देश्य है जो माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता सुधार का होता है। देखिए प्राथमिक की बात आती है, ध्यान करना है अपने को, प्राथमिक की जब भी बात आती है प्राथमिक शिक्षा की, तब हमें क्या करना है? SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। जब बात आती है माध्यमिक की, तो माध्यमिक में कौन होता है? रमसा। और जब आती है उच्च माध्यमिक की, जब बात आती है उच्च माध्यमिक की, तो वहां पर क्या होता है? शमसा। ये तीनों अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ये तीनों है जो क्या करता है? सार्वभौमिकरण या सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर आए तो सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक स्तर पर आए तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और समस्या है सर्व शिक्षा अभियान है वो आ जाएगा उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। A नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु 15,000 अलग से लड़के और लड़कियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है?
ध्यान दीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? हमने अभी पढ़ा था कि लिंग भेद, सामाजिक भेद, विकलांगता संबंधी जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का क्या करना? निराकरण करना। तो ये कहता है कि लड़के और लड़कियों का मतलब हो गया उसमें लिंग का भेद हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति का मतलब हो गया उसमें सामाजिकरण की भावना होगी, तो लिंग भेद और सामाजिक भेद इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ आर्थिक का तो मतलब होता, अगर वहां आर्थिक का तो उसकी स्थिति हो जाती, परिवार और स्तर यहाँ हो नहीं सकता, आर्थिक और सामाजिक भेद नहीं हो सकता। तो यहाँ वास्तविकता में इन दोनों के लिए कौन सी बात उपयुक्त हो रही है? तो सार्वभौमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लिंग भेद और सामाजिक भेद को क्या करना है? समाप्त कर संपूर्ण देश के अंदर क्या देना है? सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान है वो किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान है उसका क्रियान्वयन कौन करता है? ध्यान करना, जो सर्व शिक्षा अभियान होते हैं वो केंद्र और राज्य की फ्लैगशिप योजना है। केंद्र और अपने राज्य दोनों मिलकर इसको क्या करते हैं? संचालित करते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखना है, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर केंद्र और राज्य दोनों का अनुदान होता है, दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में जो ये है, ये इन दोनों में 60-40 का अनुदान है, और पूर्वोत्तर जो राज्य होते हैं वहां ये 90-10 के अनुदान से चलता है। और वर्तमान के अंदर वर्तमान में ये समसा के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये रमसा की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन कहता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना है, प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन वृद्धि पर लक्षित है, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर लक्षित है, मार्च 2009 से प्रारंभ किया गया है। कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 4 बातें हैं, क्या सही नहीं है इसके अंदर? प्रारंभिक शिक्षा नहीं है, माध्यमिक शिक्षा नहीं है। तो देखिए रमसा की जब बात आती है माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए था, ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों शिक्षा के लिए था। तो ये केवल प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन वृद्धि पर आधारित नहीं है, प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन वृद्धि पर आधारित नहीं है। कौन से? तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन है? प्रारंभिक शिक्षा के लिए है सर्व शिक्षा अभियान। अभी हमने पढ़ा कि तीनों में से पूछा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है जो क्या करता है? कक्षा 9 से 12 तक आयु वर्ग है वो 14 से 18, कक्षा आपकी 9 से 12 और आयु वर्ग है वो आपका क्या हो जाएगा? 14 से 18 हो जाएगा। तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा किस में आती है? सर्व शिक्षा अभियान में आती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। रमसा को ध्यान रखना है, रमसा कब शुरू हुआ, किस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरटीई अधिनियम। अब आरटीई 2009 से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे हमारा। ये पूरा अच्छा टॉपिक लगता है, काफी क्वेश्चन बार बार इस टॉपिक से आते हैं। तो आरटीई का पूछा गया है, आरटीई अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक एक मापदंड के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे होते हैं। कितने घंटे निर्धारित हैं? ये चीज पूछा गया है। आरटी 2009 से शुरू है, आरटी एक्ट 2009। अब इन्होंने निश्चित मापदंड दिए थे, घंटों की संख्या निश्चित की गई थी। एक होता है आपका प्राथमिक, जो 1 से 5 तक की कक्षा का होता है, यानी 1ली से 5वीं कक्षा के अंदर इन्होंने निश्चित किया कि 200 तो क्या होंगे? कार्य दिवस। कितना दिवस है कि आपको 200 कार्य दिवस में काम करना है, और निश्चित घंटे भी लागू कर दिए गए थे। और घंटे कितने थे अपने? 800 घंटे। क्या किया था? कक्षा 1 से 5 तक निश्चित कार्य दिवस थे वो 200 थे, और इनके घंटे निश्चित थे वो कितने थे? 800। अब कक्षा उच्च प्राथमिक की बात आती है, ये कक्षा 6 से 8 तक,
और यहाँ पर आपके कार्य दिवस बढ़ाकर कितने हो गए थे, अपने कार्य दिवस बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, 220 हैं, वो तो आपके क्या हैं, कार्य दिवस। जबकि घंटे कितने कर दिए गए हैं, 1000 घंटे। ये आरटी एक्ट कहता है कि आपको 220 दिन का कार्य दिवस करना है और 1000 घंटे तक कार्य करना है, निश्चित कर दिए गए हैं 1000 घंटे। और शिक्षक के लिए ध्यान करना, और शिक्षक के लिए भी निर्धारित था। शिक्षक के लिए कितना है, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह है 45 घंटे निश्चित है। ये तीन चीजें आरटी एक्ट के तहत मानक एवं मापदंडों के अनुसार निश्चित किए गए थे कि प्राथमिक कक्षा के लिए आपको 200 कार्य दिवस में काम करना है, 800 घंटे होंगे शिक्षण के, और 6 से 8 की जो कक्षा होगी उस प्राथमिक स्तर वहां पर आपके कार्य दिवस 220 होंगे, और जो शिक्षण के घंटे होंगे वो कितने होंगे, 1000 घंटे काम करना पड़ेगा। और आरटी एक्ट ये कहता है कि प्रति शिक्षक को प्रति सप्ताह न्यूनतम, कम से कम, ये न्यूनतम है प्रति सप्ताह, यानी कि न्यूनतम कम से कम आपको 45 घंटे कार्य करवाना होगा। शिक्षण के घंटे कितने होने चाहिए, 45 घंटे होने चाहिए। और इनमें क्या है, कार्य जिसमें आपकी तैयारी भी शामिल होती है, आपको पढ़ाना भी है, आपको तैयारी भी करवाना है, सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि आरटी एक्ट क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरटी एक्ट 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है तो उससे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे। देखिए आरटी एक्ट धारा जो 19 से 25 है, ठीक है, उसमें निश्चित किए गए थे प्रवेशित बालक और शिक्षकों की संख्या निश्चित की गई थी। यदि आपके विद्यालय के अंदर 1 से 30 तक बालक हैं और आपके शिक्षक हैं तो वहां पर एक शिक्षक अनिवार्य होगा। कितना अनिवार्य होगा, एक शिक्षक अनिवार्य होगा। यदि संख्या 31 से 60 है, यदि संख्या 31 से 60 है तो वहां पर 2 शिक्षक अनिवार्य होंगे। यदि संख्या 60 से 90 है तो वहां पर आपको 3 शिक्षक अनिवार्य होंगे। और यदि यह संख्या 91 से 120 तक है, 91 से 120 तक है तो वहां पर आपको कितने शिक्षक चाहिए, 4 शिक्षक चाहिए। और ये 120 से 150 तक संख्या पहुंच जाती है तो आपको कितने शिक्षक चाहिए, 5, कम से कम क्या होने चाहिए, 5 शिक्षक अपने होने चाहिए। लेकिन ध्यान करना, यदि 150 प्लस बालक हो जाए, यदि संख्या क्या हो जाए 150, यानी 150 से ज्यादा होते ही आपको क्या करना है, 150 से अधिक होते ही 5 + 1 करना है, यानी कि टोटल कितने, 6, कुल कितने हो गए, 6। और ये 6 क्यों न है, 5 आपको शिक्षक गण होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक प्रधानाध्यापक होगा। क्या होगा, 5 शिक्षक होंगे और एक प्रधानाध्यापक होगा। तो 5 तो क्या हो जाएंगे आपके शिक्षक और एक आपका हो जाएगा एचएम। ये निश्चित कर दिया गया था। और यदि संख्या 200 प्लस चली जाए तो वहां पर 40:1, यानी कि 40:40 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। ये तो हो गया आपके छात्र और ये हो गया आपका शिक्षक, यानी 40 छात्रों पर या छात्राओं पर, छात्र छात्राओं पर ये है शिक्षार्थी हैं, उन शिक्षार्थियों पर क्या है, एक शिक्षक अनिवार्य होगा। विषय अध्यापक भी वहां पर सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, कक्षा 1 से 5 तक संचालित हैं, 130 विद्यार्थी नामांकित है। विद्यार्थी टोटल कितने हैं, 130 विद्यार्थी नामांकित है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, कितने चाहिए, 5। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 91 से ज्यादा, 120 से ज्यादा हो गए, 150 तक कितने चाहिए, 5 शिक्षक। तो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका क्या नाम था। देखिए आरटी की बात करें तो आरटी है वो 2009 में लागू हो गया था। कब लागू हो गया था,
2009 में 1 अप्रैल 2009 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में हो गया था ये। ठीक है, लेकिन राजस्थान ने 1 अप्रैल 2011 को इसको नियमावली में बदलाव कर 2011 को अपनाया था। ये बात हो रही है अपने राजस्थान की, 1 अप्रैल 2011 को। ठीक है ना। और इसकी बात करें तो इसके अंदर ध्यान करना 10 भाग थे और 29 नियम थे। नियम कितने थे इसमें? 29। भाग कितने थे? 10। दूसरी चीज, अध्याय कितने हैं? 7। धारा कितनी थी? 38। लेकिन एक और धारा जोड़ दी गई है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी भाई धारा? वर्तमान में धाराओं की संख्या टोटल 39 हो जाएगी। यानी कि इसके 7 अध्याय थे और धाराएं अब होगी वर्तमान में 38। और देखिए राजस्थान में 29 मार्च 2011 को अधिसूचना, आपसे पूछ ले राजस्थान में अधिसूचना अगर पूछ ले तो ये हुई थी 29 मार्च 2011 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। 1 अप्रैल 2011 से क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था। किस नाम से? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से इसको शुरू किया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? डी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में आरटीए अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंध समिति का नहीं है? यानी विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी धारा 21 के तहत इसका क्या होता है? गठन होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। इसकी छोटी सी बात करें तो जो अभिभावक हैं, अभिभावक समेत 75% संख्या होनी चाहिए, यानी कि कुल का 3/4 भाग। ये चीज होनी चाहिए एक तो। दूसरा, इसमें देखिए अनुदान को जारी करना और प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटरिंग करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधिनियम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटरिंग करना। तो विद्यालय प्रबंध समिति का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? देखिए, अनुदान को जारी करना, प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटरिंग करना, ये जो कार्य है ये कार्य होता है संस्था प्रधान का, यानी कि ये जो कार्य है ये एचएम का होता है। इनको छोड़ के सारे कार्य एसएमसी के होते हैं। विद्यालय विकास की योजना तैयार करना, उसमें यदि कोई नवाचार करना है या कोई परिवर्तन करना है तो एसएमसी क्या करती है? उसकी सिफारिश करती है। और अध्यापक धारा 24 के अंदर क्या आता है? अध्यापक के कर्तव्य आते हैं और उन कर्तव्यों के पालन करवाना का भी एसएमसी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको वो पालन करवाने का कार्य करते हैं। विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटरिंग करना, एसएमसी का जो अध्यक्ष है, एसएमसी के जो सदस्य हैं कि विद्यालय में हम क्या नवाचार कर सकते हैं, क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उस पर भी ये कार्य कर सकता है। लेकिन अनुदान जारी कराना और अनुदानों को उपयोग करने का काम है वो किसका होता है? संस्था प्रधान का होता है, न कि विद्यालय प्रबंधन समिति का। तो इसका अंदर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। आरटीए अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य है एक अनाथ बालक, युद्ध वीरांगना का बच्चा, बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक एचआईवी कैंसर से प्रभावित व्यक्ति, बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित व्यक्ति। नीचे दिए गए सही कूटों का चयन कीजिए। देखिए आरटीई की धारा 2009 में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह में शामिल जो होते हैं वो क्या है? 7 अध्याय और 38 धाराएं शामिल है। उसमें 2000 संशोधन करके इसमें धाराएं 39 की थी 2012 के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होता, इसके अंदर किसको सम्मिलित किया गया था? देखिए एक तो आपके अनाथ बच्चे हैं वो किस में आते हैं? इसमें आते हैं। युद्ध वीरांगनाओं के बच्चे
जो शहीद परिवारों के बच्चे हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही साथ यदि किसी माता पिता या अभिभावक कोई बड़ी बीमारी से यदि ग्रस्त है तो उनको सम्मिलित किया जाता है, लेकिन साधारण रोग से ग्रस्त व्यक्ति हैं उनको इनमें सम्मिलित नहीं किया जाता। यदि किसी को साधारण रोग है, सर्दी जुकाम है, आप जाके कहोगे हमारे बच्चों का इस प्रकार से एडमिशन किया RTI धारा में लिया जाए, तो वहां ये सब उपलब्ध नहीं होता। तो इस चीज को क्या है, तो डी इसके अंदर गलत है। तो कौन कौन सी सही हो जाएंगे, ए बी और सी। तो 1 नंबर ऑप्शन है ए बी और सी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। SMC का गठन होता है, स्कूल की कामकाज करना, स्कूल की देखभाल करना, गुणवत्ता और उसके सुधार परिवर्तन हेतु किया जाता है। और ध्यान करना, SMC होती है, इसका जो गठन होता है तो गठन किया जाता है SMC का गठन धारा 21 में। इसका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो कार्य जो काल होता है वो कितना होता है, 3 वर्ष होता है। कार्यकाल टोटल कितना होता है, 3 वर्ष का इसका निश्चित कार्यकाल होता है। और समिति के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो समिति है उस समिति के जो सदस्य हैं उन टोटल सदस्यों का, समिति के सदस्य यानी जो कुल सदस्य हैं उन कुल सदस्यों का 3/4 भाग, 3/4 भाग हो गया कितना, कम से कम 3/4, कम से कम 3/4 भाग क्या होने चाहिए, अभिभावक और क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति के वर्तमान बालकों के माता पिता और संरक्षक, जो विद्यालय के अंदर पढ़ रहे बच्चे हैं उनको संरक्षण प्रदान करने वाले। और कौन कौन से हैं, जो एक तो संरक्षण करने वाले, एक स्वयं के माता पिता, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके माता पिता नहीं है, माता पिता में से कोई एक नहीं, उनको पालने वाला है, तो वो भी इसमें सम्मिलित होता है। और ध्यान करना उसको क्या है, 3/4, कम से कम समिति के सदस्यों का कितना, कम से कम 3/4 यानी कि 75%। कितना प्रतिशत है, 75%। और इनमें से भी क्या होनी चाहिए, 50% महिला, इन 75% का भी 50% क्या होना चाहिए, महिलाएं। और टोटल 16 सदस्य माने जाते हैं, 16 में से 8 होते हैं, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। जब RTI एक्ट की बात करते हैं, ध्यान करना, RTI एक्ट या RTI बिल 2009 भारत की संसद की बात करें, भारतीय संसद की यदि हम बात करें तो ये संसद ने 2009 में इसको RTI एक्ट बनाया था। सबसे पहले आता है हमारे राज्यसभा में, कहां आता है, राज्यसभा के अंदर। और राज्यसभा ने क्या किया था, 20 जुलाई 2009 को इसको पारित कर दिया। राज्यसभा ने 20 जुलाई 2009 को इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। राज्यसभा के बाद है फिर ये लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जाता है। और लोकसभा में ये गया था 4 अगस्त 2009 को, क्योंकि संसद जब भी कोई कानून बनाती है उस पर पहले राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा इसको पारित किया जाता है और फिर इसको मंजूरी के लिए कहां भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के पास। फिर ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और राष्ट्रपति महोदय ने 26 अगस्त 2009 को अपने क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे, यानी कि ये पूर्ण रूप से एक्ट लागू हो गया था। इस प्रकार इसको संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत के अंदर 1 अप्रैल 2009 को लागू हो गया था। लेकिन क्या था, जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं था। किसको, जम्मू कश्मीर को।
जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत के अंदर क्या कर दिया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। तो राइट हो जाएगा अपना 1 अप्रैल 2009, सॉरी 1 अप्रैल 2010 को पारित ये 2009 में हुआ था और लागू इसको कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। एक्ट बना कब था, 2009 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आरटीआई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालयों में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराएं या प्रवेश दिलाएं। अनिवार्य किया गया था। माता पिता के कर्तव्य क्या है, अनिवार्य किए गए थे। और ये कौन सा था कर्तव्य जो है, ये धारा 10 के अंदर है। धारा 10 के अंदर क्या है, माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या किया जाए, प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालय के अंदर भेजे। अगर बात करें धारा 6 की, तो धारा 6 के अंदर समुचित सरकार और स्थानीय पदाधिकारी आते हैं। धारा 6 की बात करें तो समुचित सरकार, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों होती है, एवं स्थानीय पदाधिकारी। धारा 6 में सम्मिलित होते हैं स्थानीय पदाधिकारी। और धारा 8 के अंदर, धारा 8 है, इसके अंदर समुचित जो अपनी सरकार है उनके कर्तव्य हैं। समुचित सरकार के क्या हो जाएंगे, कर्तव्य हो जाएंगे। और ये जो धारा 9 है, यहाँ स्थानीय पदाधिकारी हो जाएगा। स्थानीय स्तर का जो कोई भी अधिकारी है, स्थानीय स्तर का जो भी अधिकारी होते हैं, वो धारा 9 के अंदर आ जाता है, पदाधिकारी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, धारा 10, सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, अलग अलग करते हुए दिए गए हैं, 38 धाराएं हैं, कौन से अध्याय में, सब धाराएं अपने को अच्छे से पढ़ना है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो आरटीआई अधिनियम धारा 9 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। हमने अभी पढ़ा है, यदि 1 से 30 हो तो 1, 30 से 31 से 60 तो 2, 61 से 90 तो अपने कितने हो जाएंगे, 3, और 91 से 120 मतलब 4 हो जाएंगे। 120 से 150 तक कितने हो जाएंगे, 5, और 150 प्लस होते ही 5 प्लस में 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है, 61 से 90 के बीच में कितने चाहिए अपने को, कम से कम कितने शिक्षक होने चाहिए, 3 शिक्षक होने चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। कम से कम कितने शिक्षक चाहिए, 3 शिक्षक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटीआई अधिनियम की धारा 225 का संबंध किससे है। आरटीआई की धारा 25 का संबंध पूछा गया है। देखिए आरटीआई की जो धारा है 25, ये धारा 25 है, इसी के अंदर आता है आपका छात्र शिक्षक अनुपात। जो अभी हमने पढ़ा है अनुपात, छात्र शिक्षक का अनुपात जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, वो धारा किससे संबंधित है, धारा 25 से संबंधित है। तो छात्र और शिक्षक का क्या हो जाएगा, अनुपात इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 21A के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अभी हमने पढ़ा कि जो आरटीआई के 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे, इसमें सभी प्रकार के स्कूल शामिल होते हैं, आवृत्त किए गए हैं 2009 और इसके 21 कै के तहत। तो कितने साल की आयु वर्ग के? 6 से 14 साल की आयु वर्ग, 6 से 14 वर्ष जो है, 6 से 14 साल की आयु समूह है वो इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष वाला। नेक्स्ट देखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रविधि निर्धारण करते हेतु अधिकृत किया गया है? देखिए, अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 फर्स्ट के तहत क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा को संभालने के लिए एक संस्था का निर्धारण किया गया है। और प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारण जो संस्था करती है वो कौन करती है? वो करती है संपूर्ण पाठ्यक्रम और मूल्यांकन करने का एक अधिकृत संस्था होती है। वो अपनी संस्था कौन सी होती है? NCERT होती है। NCERT ये निर्धारित करती है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रविधि का निर्धारण कौन करता है? NCERT करता है। तो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय 4 में किस क्षेत्र से संबंधित है? बात चल रही है किसकी? अध्याय 4 की। तो देखो, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता, विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व है, बालकों के अधिकार का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना, ये किस में संबंधित होता है? देखिए, जब बात आती है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किए जाने की बात आती है तो ये अपना आता है अध्याय 5 में। किस में आता है? अध्याय 5, धारा इसके अंदर होती है 29 और 30 के तहत ये सम्मिलित होता है। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के जितने भी कर्तव्य हैं, समुचित सरकार है, स्थानीय प्राधिकारी है और माता पिता के जितने भी कर्तव्य हैं वो अपने आते हैं अध्याय 3 के अंदर। और इसमें धारा है वो 11 से अध्याय 3 के अंदर आती है। और 6 से 11 तक की जो धाराएं हैं, 6 से 11 तक की धारा सम्मिलित होती है। बालकों का अधिकार संरक्षण, बालकों के लिए अधिकारों का संरक्षण कौन उपलब्ध करवाता है? अध्याय 6 उपलब्ध करवाता है, अध्याय 6। और अध्याय 6 के अंदर है 31 से 34 तक की धाराएं सम्मिलित होती है, 31 से 34 तक की धाराएं सम्मिलित होती हैं। जबकि आरटीआई का अधिकार है विद्यालय और शिक्षकों का क्या निर्धारित करता है? उत्तरदायित्व निर्धारित करता है, जो अध्याय किस में आता है? 4 में आता है, अध्याय 4 के अंदर आता है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा धाराएं हैं, धारा 12 से 28 तक की धाराएं सम्मिलित है। ऐसा कौन सा अध्याय है जिसमें सबसे ज्यादा धाराएं हैं? तो अध्याय 4 के अंदर। अगर बात करें कुल अध्याय कितने हैं, कितने हैं अपने? 7। ठीक है। धारा कितनी है? धारा वर्तमान के अंदर इसके अंदर 29 धाराएं सम्मिलित हो गई है। तो 1 नंबर अपने 2000 अध्याय 4 किससे संबंधित है? विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। तो बी नंबर ऑप्शन है इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? यह कहता है संविधान का 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 में बना था। और देखिए भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 145 के तहत ये क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर लिया गया इनको। और भाग 21A के तहत यानी 21 कै के तहत अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आरटी एक्ट की धारा 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है
कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को क्या दिलाएं, प्रवेश दिलाएं। तो हमने अभी बात की थी कि प्रवेश दिलवाना है तो धारा किस में आ जाएगी, धारा 10 के अंदर आ जाएगा, धारा 10 में। तो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कंपटीशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या अर्थदंड का प्रावधान है, यानी कि दिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना। भी यदि कोई निःशुल्क शिक्षा देना जरूरी है, 6 से 14 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क है, फिर भी यदि कोई विद्यालय फीस लेता है, कंपटीशन के नाम पर शुल्क लेता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। वो दंड का प्रावधान क्या है, आरटीए की धारा 38 के तहत है, धारा 38 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम 11 की निर्मित किया गया कि जिसकी प्रति व्यक्ति देखिए दोबारा, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कंपटीशन शुल्क की बात आती है, अध्याय अपने 4 में आएगा भाई। अध्याय किस में आएगा, अध्याय 4 के अंदर आएगा। और इसकी धारा कौन सी होगी, धारा 13 के अंदर सम्मिलित करते हैं। 13 के अंदर ये प्रावधान है कि क्या करना है, अपने को शुल्क लग रहा है तो उसका क्या है, 10 गुना अर्थदंड का प्रावधान है। लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीए एक्ट के नियमों का सही नाम है। तो राजस्थान के अंदर क्या नाम है इसका, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। इसका भाग 17 बच्चों को दंड की रक्षा करता है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। इसके भाग 21 में एसएमसी का प्रावधान है। भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध करता है। तो यहाँ कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखिए धारा 17 बच्चों की सुरक्षा दंड से, यानी आप बच्चों को क्या नहीं दे सकते, दंड नहीं दे सकते, ये धारा 17 के अंदर नियमित है, ये बात सही होगी। भाग 14 के अंदर प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। देखिए प्रति व्यक्ति शुल्क है, ये धारा किस में आता है, ये धारा 13 के अंदर है, धारा 13 के अंदर सम्मिलित है। जबकि इसके भाग में 21 में एसएमसी है और इसका भाग 28 है, वो शिक्षकों को निजी ट्यूशन पर क्या करता है, निषेध करता है कि आप निजी ट्यूशन नहीं करवा सकते। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट या समूह सबसे उपयुक्त है। अब आरटीआई धारा 2009 के लिए एसएमसी का गठन होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति धारा 21 के तहत, तो इनके लिए भी क्या होता है, कुछ सिद्धांत लागू होते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत पर वो कार्य करेंगे। क्यों, क्योंकि कौन से सिद्धांत होने चाहिए, इसके अंदर दे रखा है सहयोग, समानता, लचीलापन, साझा उत्तरदायित्व। समानता, अति संरचना, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व। सहयोग, दृढ़ता, समानता, नियत उत्तरदायित्व, लचीलापन, अति संरचना, साझा उत्तरदायित्व और समानता। देखिए एसएमसी ये कहती है कि एसएमसी के जितने भी सदस्य हैं उनका सहयोग सबसे जरूरी है, सबको समानता होनी चाहिए, लचीलेपन का दायित्व होना चाहिए, सबको साझा उत्तरदायित्व के साथ क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो कौन कौन से गुण हो जाएंगे, सहयोग की भावना हो, समानता हो, लचीलापन हो, यानी उसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए, सभी के साझा उत्तरदायित्व से क्या है, विद्यालय के लिए कार्य किया जाए ताकि विद्यालय का सार्वजनिकरण हो सके, सुदृढ़ीकरण हो सके और विद्यालय के अंदर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई जा सके। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए
प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। आरटीई एक्ट 2009 है। ये क्या कहता है, 2009 से लागू है, 2010 से लागू हो गया था 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में, और राजस्थान में ये हुआ था 1 अप्रैल 2011 से। अधिसूचना इसकी 29 मार्च 2011 को शुरू की गई थी। उसमें निश्चित किया गया था कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, 6 से 14 वर्ष की आयु तक, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना अनिवार्य है। तो देखिए, सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक, और 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। देखिए, सभी प्रकार के विद्यालय इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन निजी विद्यालय जो भी हैं, जितने भी निजी विद्यालय होंगे उसके लिए एक मानक निर्धारित है 25% का, यानी जो टोटल सीटें हैं उनका 25% क्या होंगे, अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होंगे। आरटीई के तहत 25%। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व हो गया। देखिए, समुचित सरकार की बात आती है तो धारा 8 के अंदर अध्याय 3 की बात करें, अपने अध्याय जो 3 है उसके अंदर धारा 8 लागू होती है, और 8 के अंदर क्या है, आपकी समुचित सरकार है। और समुचित जो सरकार होती है उसमें आपके केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित होते हैं। यहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल होती है। केंद्र सरकार कौन सा कार्य करती है, केंद्र सरकार का कौन सा उत्तरदायित्व है और राज्य सरकार का कौन सा उत्तरदायित्व है। देखिए, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना ये एक राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यानी कि आस पड़ोस के अंदर जो विद्यालय नहीं है तो उन विद्यालयों को उपलब्ध करवाने का भी किसका उत्तरदायित्व होता है, ये भी राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना और लागू करना, ये केंद्र सरकार का होता है। यानी प्रशिक्षण के लिए निश्चित मानक विकसित करने का जो उत्तरदायित्व है वो केंद्र सरकार का होता है। आधारभूत ढांचा प्रदान करना, यानी सर्वांगीण विकास की बात आती है तो जो ढांचा होता है स्कूल का, या वो कौन प्रदान करता है, ये राज्य सरकार प्रदान करती है। लेकिन इसके अंदर सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये केवल और केवल किसका है, केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। बाकी सारे के सारे किसके हैं, राज्य सरकार के हैं। तो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व है पूरा नहीं किया जाता है। शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चित करना, माता पिता और अध्यापकों से नियमित बैठक करना, विनिश्चित समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक की अधिगम या सीखने की क्षमता का क्या करना, आकलन करना। देखिए, इसके अंदर कौन सा सम्मिलित नहीं होता, तो एक नंबर है ये शैक्षिक कैलेंडर या पंचांग का विनिश्चित करना, या शैक्षिक जो कैलेंडर है उसका निर्धारण करना, इनका उत्तरदायित्व नहीं होता। जबकि शैक्षिक कैलेंडर है ये कौन निर्धारित करता है। यदि बात करें केंद्र की, तो केंद्र के अंदर तो ये NCERT करती है, और राज्य की बात करें तो ये RSRIT जो अपने उदयपुर के अंदर है वो इसको निर्धारित करती है। ये ध्यान करना, जो शैक्षिक कैलेंडरों का निर्धारण है सेंटर की बात करें तो NCERT द्वारा, और राज्य के अंदर RCAT है वो करती है। लेकिन ये अध्यापक का कभी भी कर्तव्य नहीं होता। अध्यापक का कर्तव्य क्या है, नियमित बैठक, SMC होती है तो उसमें नियमित बैठक जरूरी है। समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम, एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि जो पाठ्यक्रम है निर्धारित उस पाठ्यक्रम को नियत समय पर क्या किया जाए, पूरा किया जाए, और फिर उसकी अधिगम क्षमता का आंकलन भी अध्यापक का कर्तव्य होता है। तो एक नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है। पहला दे रखा है, खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने का संबंध है।
खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। अध्याय 3 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। देखिए बात चल रही है धारा 28 की, तो धारा 28 है वो शिक्षकों के लिए निजी ट्यूशन पर प्रतिबंधित करता है, तो 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा धारा 26 की बात करें तो 26 ये कहती है कि कम से कम शिक्षकों की रिक्तियों का 10% से ज्यादा शिक्षक की रिक्तियां नहीं होनी चाहिए। भी कितने प्रतिशत से? 10% से ज्यादा रिक्तियां नहीं होनी चाहिए, ये धारा 26 कहती है। तीसरा है इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम में मूल्यांकन से संबंधित होता है। देखिए अध्याय 3 के अंदर क्या है? समुचित सरकार आती है। कौन आता है? समुचित सरकार इसके अंदर आती है। अभिभावक के कर्तव्य इसके अंदर आते हैं। समुचित सरकार आ जाएंगे, अभिभावक आ जाएंगे, स्थानीय प्राधिकारी आ जाएंगे। और अध्याय 4 है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है, पहला बात। दूसरा, किसी मुद्दे के समर्थन या विरोध के समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है। यह विद्यालय की विभिन्न क्रियाकलापों का मॉनिटरिंग करता है। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन या सुविधाओं को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पहली बात सही है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुसार जो विद्यालय समिति बनती है अपनी एसएमसी, उसके कर्तव्यों की बात करें तो क्या है? विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान देने का अधिकार है। सभी सदस्य अपना मतदान दे सकते हैं। कब? अध्यक्ष का कोई चुनाव है तो उसके लिए भी मतदान हो सकता है। किसी कोई मुद्दा है, कोई विशेष बात है या कोई विशेष क्रियाकलाप है, उसकी मॉनिटरिंग या कोई ऐसी बात होगी तो वहां पर जब निर्णायक मत की बात आ गई, यानी कि अगर मत दिए जा रहे हैं, मान लो किसी सदस्य को बराबर मत मिल गए, अभिभावक में से कोई अध्यक्ष का चुनाव करना है और उस अध्यक्ष महोदय को बराबर बराबर मत मिल गए, तो निर्णायक मत कोई कारण से कोई समस्या है तो अध्यक्ष जो महोदय है उसको क्या है? निर्णायक मत देने का अधिकार है। कोई बात हो रही है वहां पर सभी मान लो 8-8 के मत है, सदस्य बैठे हैं, उन सभी का मत बराबर है और निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो फिर अधिकार किसके पास चला जाता है? अध्यक्ष महोदय के पास ये अधिकार होता है कि वो निर्णय दे और निर्णायक मत के द्वारा उस निर्णय का क्या करे? समर्थन करे। तो अध्यक्ष महोदय लिए बात सही है। यह विद्यालय की विभिन्न क्रियाकलापों को क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है। एसएमसी का कार्य ये है विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना। विद्यालय शिक्षकों के साथ बैठकों के द्वारा विद्यालय के अंदर कौन सा नवाचार किया जा सकता है, क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसके लिए भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। और हाँ, विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले जैसे विकलांग है, पिछड़े बालक हैं, उनकी सुविधाओं की मॉनिटरिंग भी एसएमसी कर सकती है। यानी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होती है। यहाँ क्या दे रखा है? नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का नामांकन, उनकी सुविधाओं का लिए क्या है? मॉनिटरिंग की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेवारी अगर बात करें अध्याय 1 की, तो अध्याय 1 के अंदर 2 धाराएं होती है। ये होता है प्रारंभिक, इसके अंदर 1 और 2 धाराएं हैं, यानी कि इसके अंदर आरटीई के बारे में कहा गया है। धारा 3 और 5 अध्याय बात करें 2 की, 2 के अंदर अपने क्या है? अध्याय 2 के अंदर धारा 3 और 5 सम्मिलित होती है। और अध्याय 2 के अंदर क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार हमें दिए गए हैं वो अधिकार इसके अंदर आते हैं। अधिकार है अपने वो अध्याय 2 के अंदर सम्मिलित होते हैं। और अध्याय 3 के अंदर है धारा 6 से 11 तक की शामिल होती है। और इसके अंदर क्या चीजें हैं? इसमें आता है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। समुचित सरकार,
स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, ये क्या है, अध्याय 3 धारा 6 से 11 में सम्मिलित होते हैं। और बात करें अध्याय 4 की, तो अध्याय 4 के अंदर 12 से 28 तक की धाराएं होती है। कितनी होती है? 12 से 23 तक की धाराएं सम्मिलित होती है और इसमें अलग अलग है। तो विद्यालय शिक्षक का उत्तरदायित्व भी है, अध्याय 4 के अंदर है। विद्यालय एवं शिक्षकों का उत्तरदायित्व किसमें है? विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व सम्मिलित होते हैं धारा 12 से 23 के अंदर, अध्याय 4 के अंदर। और धारा अगर बात करें अध्याय 5 की, अध्याय 5 के अंदर धारा आती है अपने 24 से 30 तक। 5 में 24 से 30 तक की धाराएं सम्मिलित होती हैं। 4 में 12 से 23, 5 में 24 से 30 तक धाराएं होती है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और उसको पूरा करना। और भाग 6 के अंदर, जो भाग 6 है उसके अंदर धारा कौन सी सम्मिलित होती है? 31 से 34 तक। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे? यहाँ होता है बालकों का अधिकार या उनका संरक्षण करना। और अध्याय 7 के अंदर है उनका प्रकीर्णन। अध्याय 7 के अंदर है प्रकीर्णन। और वर्तमान में इसमें 3 धाराएं हैं, 35 से 38 तक की धाराएं दे रखी है, 35 से 38 तक की। और वर्तमान में धारा कितनी कर दी गई है? एक और धारा जोड़ दी गई है, 39 धाराएं कर दी गई है। तो ये 7 भाग हैं। तो देखिए विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारी किस में आती है? अध्याय 4 के अंदर। तो सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होगा? देखो अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष तो उसका अभिभावक होता है। तो वहां का सचिव कौन होगा? उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक या संस्थापक। ठीक है, धारा 21 के तहत है स्कूल प्रबंध समिति की आम सभा और कार्यकारिणी दोनों ही होती है। एक आम सभा होती है और एक क्या होती है? कार्यकारिणी समिति। एक तो आम सभा होती है और दूसरा होता है कार्यकारिणी। ये दो होती हैं। कार्यकारिणी समिति के अंदर, एसएमसी के अंदर आम सभा में अध्यक्ष है वो कौन होता है? सभा का अध्यक्ष अभिभावकों में से एक होता है। सचिव होता है उस विद्यालय का मुख्य सचिव कौन होता है? उसका संस्था प्रधान या एचएम। कौन होता है सचिव? संस्था प्रधान या एचएम उसका सचिव होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 निम्न में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 द्वारा संशोधित किया गया है? 2019 द्वारा संशोधन किया गया है। ऐसा कौन सा भाग है जिसमें संशोधन किया गया है? यानी कि भाग या धारा की बात कर रहे हैं, यहां भाग लिख दो या धारा, कौन सी धारा में संशोधन किया गया था? तो ध्यान करना, जो धारा 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है कौन? आरटीई की एक्ट 2009। लेकिन 2019 में इसमें क्या हुआ था? संशोधन करके कुछ अतिरिक्त प्रावधान जोड़े गए थे। 2019 में संशोधन हुआ और कुछ अतिरिक्त प्रावधान संशोधन करके अतिरिक्त प्रावधान जोड़े गए जिनको मजबूती से कार्य कर सके। संशोधन बच्चों के शिक्षा के अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। तो ये भाग कौन सा था? भाग 16 या धारा 16 में, धारा 16 में किया गया था। और धारा 16 में क्या था कि आप बच्चों को क्या नहीं कर सकते? फेल नहीं कर सकते। लेकिन अब 8वीं कक्षा के अंदर बच्चों को क्या कर सकते हैं? फेल किया जा सकता है। कक्षा 8 के अंदर, 8 की बोर्ड की परीक्षा है, वहां बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रावधान किए गए उसके आधार पर यहाँ क्या है कि कक्षा 8 में बच्चों को आप क्या कर सकते हो? फेल किया जा सकता है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान का नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में सत्य नहीं है? विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन एवं उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन करना, अध्यापक प्रशिक्षण की योजनाएं तैयार करना। क्या नहीं होता अभी?
तो देखिए ये तो होता है बालकों को अधिकारों के विषय में बताना एसएमसी का कर्तव्य है। नामांकन की उपस्थिति को सुनिश्चित करना ये भी उनका कर्तव्य है। मध्याह्न जो भोजन होता है, मिड डे मील जो योजना चलती है उसका आप सर्वेक्षण कर सकते हो, भोजन का आप प्रबोधन कर सकते हो, ये भी है, लेकिन अध्यापक प्रशिक्षण की योजना नहीं होता। तो डी नंबर ऑप्शन अपने बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन प्रदान करता है? एनसीईआरटी, एनसीईटी और आरसीआईटी द्वारा इसका कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? 2009 के तहत हमने कहा था शिक्षक अनुपात किया गया है कितने घंटे होनी चाहिए, तो अधिकतम प्रति सप्ताह, ठीक है ना, कितने घंटे? 45 घंटे। कार्य सहित कितने हैं, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है, तैयारी के घंटे भी इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। टोटल कितने घंटे? 45 घंटे। तो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान एवं मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? जो छात्र हैं 200 छात्रों पर 40:1। हमने कहा था 150 तक क्या है? 150 प्लस होते ही 5 प्लस में 1 शिक्षक होता है, लेकिन यदि छात्रों की संख्या क्या हो जाए? 200 हो जाए, तो 40:1 में निश्चित किया गया कि 40 अनुपात यानी 40 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए। तो 200 पर 5 अध्यापकों को निश्चित किया गया। कितने अध्यापक होने चाहिए? 200 पर 5 अध्यापकों को। पहले ये ऑप्शन सही माना गया था, 200 पर कितने? 5 वाले को ऑप्शन को सही माना गया था, लेकिन 150 प्लस पर ही 5 प्लस 1 हो गया, यानी 6 अनिवार्य है, इसलिए आरपीएस ने इस पर क्या दे दिया गया था? स्टार दे दिया गया था। यानी 200 प्लस होते यानी 6 तो पहले से है, ठीक है, या इस प्रश्न को क्या है? डिलीट कर दिया गया था। 200 पर 40 अनुपात में 1 शिक्षक होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SIERT, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या हो जाएगा? SIERT। 29 क्या कहते? राजस्थान राज्य की घोषित जो शैक्षणिक या नोडल एजेंसी है वो सरीट या आरसीट, आरसीट है वो है। पहले इसका नाम था सरीट, यानी SIERT, SIERT, और वर्तमान में इसका नाम हो गया आरसीट कर दिया गया है। एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है प्रत्येक शनिवार को, चौथे शनिवार को, पूर्णिमा को, अमावस्या को। एसएमसी की मासिक बैठक होना अनिवार्य है। आम सभा के अंदर मासिक जो बैठक होती है वो कब होती है? आम सभा के अंदर होती है। आम सभा में प्रत्येक माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य है, और वो बैठक कब होती है? प्रत्येक माह की अमावस्या को। कब होती है? प्रत्येक माह की अमावस्या को। एक वर्ष के अंदर क्या है? कम से कम 4 या 3 बैठकें होना अनिवार्य है। कितनी? अब वर्तमान के अंदर 4 बैठकें होना अनिवार्य है एक वर्ष में, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, है ना, मजदूर दिवस 1 मई, और अपने प्रत्येक अमावस्या होगी, तो 4 बैठकें होना अनिवार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावक, स्कूल में कार्यरत शिक्षक या स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, शिक्षा मंत्री, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव या वार्ड जहां स्कूल स्थित है। तो कौन सम्मिलित नहीं होता? इसके अंदर शिक्षा मंत्री है वो सम्मिलित नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया था लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको
अधिनियमित किसके द्वारा किया जाता है? भारत की संसद द्वारा। भारत की संसद के सदस्य हैं कौन होते हैं? संसद का नाम आता है तो संसद में कौन सम्मिलित होते हैं? अपने राज्यसभा प्लस में लोकसभा एवं राष्ट्रपति, ये सम्मिलित होते हैं। तो भारत की संसद द्वारा सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2008 में एक अध्यापक के लिए 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कितने घंटे आवश्यक है? 45 घंटे। तो सी नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। सॉरी, बी नंबर ऑप्शन, 45 घंटे का ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन दे रखा है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट की गई है। 20%, 75%, 60% और 50%। तो एसएमसी के अंदर कितना निर्धारित किया गया है? 3/4 चौथाई सदस्य होना जरूरी है, यानी कि कितना प्रतिशत है? 75%। और इन 75% में से भी 50% क्या होनी चाहिए? महिला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 लागू करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि यह भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा उद्देश्य को पूरा नहीं करती। बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशन उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। किस लिए आवश्यकता पड़ी थी? शिक्षा का अधिकार 2009 लागू करना आवश्यक था क्योंकि इससे बालकों को अपने मूल अधिकार, क्योंकि 11वें मूल अधिकार के रूप में ये जोड़ा गया है 21 कै के तहत और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद 145 भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में इसको मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 145 भाग 4 के तहत इसको मूल अधिकार के अंदर शामिल किया गया है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अधिनियम 2009 में शामिल बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए? कितने वर्ष तक के बच्चे शामिल हो सकते हैं? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे शामिल हो सकते हैं। कितने? 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीएफ 2005, अंतिम टॉपिक एनसीएफ 2005 है। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि सीखना अत्यंत प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। सभी वाक्य सही है। देखिए विकल्प सही है, आरपीएससी ने इसको क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया गया था। डी नंबर ऑप्शन इसका सही था, लेकिन आरपीएससी ने इसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया था। बाकी सारी बातें क्या है? एनसीएफ 2005 की सही है। नेक्स्ट देखना, निम्न में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार परिवर्तन किया था? बुनियादी शिक्षा के जनक किसको मानते हैं? जो अपने बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की है। बुनियादी शिक्षा पर किसने काम किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो सी नंबर ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षा का स्तावादी स्तर केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित, शिशु केंद्रित, प्रधानाध्यापक, अनुभव आधारित। देखिए शिक्षक के स्तावादी के अंदर की जब बात करते हैं, शिक्षण का स्तावादी के अंदर है वो कौन होता है? वो होता है शिक्षक। अगर प्रभुतावादी सत्तावादी कौन होता है? अपना शिक्षक होता है। प्रभुतावादी की बात करें तो वो शिशु केंद्रित होता है, या प्रजातांत्रिक भी बोल सकते हैं।
इसमें अंदर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जिसमें कक्षा पर, यहाँ सत्तावादी का मतलब होता है पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण क्या करे, स्वयं के हाथ में हो। तो शिक्षक के हाथ में पूर्ण नियंत्रण होता है, इसलिए इसको सत्तावादी पक्ष माना जाता है। अब देखिए सत्तावादी जो कक्षाएं हैं ये नहीं होना चाहिए। सत्तावादी के अवगुण कौन से हैं, सत्तावादी स्तर के, इससे बालकों में भय, अंधविश्वास, खुद शिक्षकों को दूरी महसूस करना शुरू कर देते हैं, सीखना है बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में जो वर्तमान ये कहता है कि शिक्षा वो कैसी होनी चाहिए, शिशु केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित शिक्षा के प्रावधान को ये क्या करता है, विपरीत करता है, इसलिए सत्तावादी केंद्रित नहीं होना चाहिए। शिक्षण का स्तर है वो कैसा नहीं होना चाहिए, सत्तावादी नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, बालक के अनुसार बाल केंद्रित या प्रभुतावादी होना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, सॉरी 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सत्तावादी के अंदर क्या हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। तो ये प्रभुतावादी, बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये अपने क्या हो गए, सारे प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो सॉल्यूशन इसके सारे प्रश्नों का कंप्लीट हो चुका है। सभी साथी वीडियो देखने के बाद एक बार अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में करें कि हमारा वीडियो सॉल्यूशन कैसा लगा। साथ ही साथ सेकंड ग्रेड की जो बुक थी वो भी अब बाजार में उपलब्ध हो गई है। जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो बुक है बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।